गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या अहम की रक्षा युक्तियाँ। फ्रायड द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट्स में से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो व्यक्तित्व के वर्णन के लिए उपयुक्त है। फ्रायड ने यह बताया कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं किसी भी एंग्जाइटी इवोकिंग सिचुएशन के लिए, किसी भी चिंताजनक परिस्थिति को के प्रति रिएक्शन करने के। एक तो हम उसका सामना करें और उसको कम करने का, चिंता को कम करने का प्रयास करें, या फिर दूसरा है उसका पलायन कर दें या उससे हम दूर चले जाएं। इन दोनों ही परिस्थितियों में ईगो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, और इस ईगो की रक्षा के लिए अहम की रक्षा युक्तियां बनी हैं जो कि मूल प्रवृत्ति परक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता से अहम की रक्षा करती हैं। मान लीजिए हमारे व्यवहार में या हमारे से कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, तो हमारा जो अहम है वो ईगो जो है वो हर्ट होता है, अहम को चोट लगती है। उसी ईगो को हर्ट होने से बचाने के लिए अहम ने कुछ ऐसी रक्षा युक्तियां बनाई हैं, ऐसे तरीके अपनाए हैं जो उसकी रक्षा करते हैं, वास्तविकता को विकृत करके, वास्तविकता को थोड़ा सा विकृत यानी कि थोड़ा सा बदल कर जो है वो अपने अहम को संतुष्ट करते हैं। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो दुश्चिंता को कम करते हैं। अब हम कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स या रक्षा युक्तियों का वर्णन करेंगे जो कि फ्रायड ने बताई हैं। सबसे पहला है रिप्रेशन या दमन। दमन में हम क्या करते हैं, दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार या विचार को चेतना के स्तर से विलुप्त कर देते हैं। यानी वो परिस्थितियां या वो घटनाएं जो हमें याद आकर बार बार हमें परेशान करती हैं, हमारे ईगो को चोट पहुंचाती हैं या हमारे ईगो को शांत नहीं होने देती हैं, तो हम उनको अपनी चेतना के स्तर से विलुप्त कर देते हैं। यानी कि हम उसको भूल जाते हैं, एकदम से उसको हम भूल जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, तो जो दुखदायी घटना है या दुखदायी कार्य है वो उनको हम भूल जाते हैं एकदम से। दूसरा है प्रोजेक्शन है अपने विशेषकों को दूसरों पर आरोपित करना। प्रक्षेपण कहते हैं, जैसे प्रोजेक्टर से हम प्रोजेक्ट करते हैं, दीवार पर पिक्चर दिखाई देती है लेकिन वो पिक्चर चल कहाँ रही होती है, प्रोजेक्टर में। तो ऐसे ही हम अपने विशेषकों को, अपनी विशेषताओं को, अपने अवगुणों को दूसरों पर थोप देते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है और हमारा झगड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हम ये विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है और इसलिए इसकी वजह से मेरा इसके साथ झगड़ा हो गया। अगला है डिनायल या अस्वीकरण, वास्तविकता को पूरी तरह से अस्वीकार कर देना। इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में वास्तविकता को मानने से इनकार कर दिया जाता है। हिंदी मूवीज में एक बहुत ही पॉपुलर सीन होता है कि डेड बॉडी सामने पड़ी हुई होती है और हीरो या हीरोइन जो है वो ये कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, या कह दो कि ये झूठ है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने वास्तविकता को स्वीकार करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। हम उसको बात को सच मान ही नहीं पाते हैं। ये हमारे अहम को एकदम से चोट लगने से, एकदम से टूटने से बचाती है। अगली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है, वास्तविक भावनाओं व इच्छाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार करना। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, तो उन भावनाओं को हम सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं पाते हैं, या उन भावनाओं को रखते हुए हम समाज में अच्छे प्रकार से नहीं रह पाते हैं। तो उन भावनाओं के ठीक विपरीत भावनाएं हम अपने व्यवहार के अंदर दिखाना शुरू कर देते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है कि एक सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों से
बहुत नफरत करती है, लेकिन असल जिंदगी में वो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हुआ दिखाती है। अगला है रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण। तर्कहीन भावनाओं व व्यवहार को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास करना। युक्ति देके, रैशनलाइज करके अपने व्यवहार को ठीक साबित करने की कोशिश करना कि मेरा व्यवहार ठीक है। इसमें तर्कहीन भावनाओं को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने की कोशिश की जाती है। हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़के को पीट रहा होता है अपने ही कारणों से। झगड़ा हो गया और उसने दूसरे लड़के को पीट दिया, लेकिन उसको ये भी डर है कि दूसरे लोग कहेंगे भाई क्यों पीट रहा है इसको, तो वो तर्क देता है कि ये गंदा लड़का है, ये बदमाश बच्चा है और सभी को परेशान करता रहता है, इसीलिए मैंने इसको पीट दिया। अगला है रिग्रेशन या प्रतिगमन। इस रक्षा युक्ति में दुश्चिंता कम करने के लिए जीवन के प्रारंभिक समय में वापस लौट जाते हैं। फ्राइड की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जीवन की जिस अवस्था में हमारा प्रतिपोषण अच्छे से नहीं हुआ है, लाइफ के लेटर लाइफ में हम जब भी समस्या महसूस करते हैं, समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा रिग्रेशन उसी अवस्था में हो जाता है। यानी हम अपने आप को दुश्चिंता से, वर्तमान की दुश्चिंता से बचाने के लिए हम अपने जीवन के प्रारंभिक समय यानी कि बचपन में लौट जाते हैं। आमतौर पर लोगों को अंगूठा चूसते हुए या नाखून चबाते हुए देखा जाता है, ये वही है। अगला है सब्लिमेशन या उदात्तीकरण। नकारात्मक ऊर्जा को समाज द्वारा स्वीकृत मार्ग में प्रयोग करना। हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन समाज में रहते हुए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस नकारात्मक ऊर्जा को ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर समाज के द्वारा जहां स्वीकृति मिल सकती है। इसका उदाहरण है एक बच्चा जो बचपन में बहुत ज्यादा चीरफाड़ करने, दूसरों को काटने आदि में ज्यादा मजा लेता है, वो बड़ा होने पर एक बहुत ही अच्छा सर्जन बन सकता है। दूसरों को घूंसों से पीटने वाला छोटा बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा बॉक्सर बन सकता है। यहाँ पर उसने अपनी एनर्जी को, वो एनर्जी जो नकारात्मक थी, उसको ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर समाज द्वारा उसको स्वीकृति भी मिलती है और प्रसिद्धि भी मिलती है। अगला है आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण में क्या होता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यवहार की चेतन या अचेतन स्तर पर हम मॉडलिंग करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी हीरो या हीरोइन के जैसा बनना चाहते हैं कि उस प्रसिद्ध व्यक्ति के जैसे ही चेतन में या कभी कभी अचेतन में भी उसकी मॉडलिंग करते हैं, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं या उसके जैसे बनने के सपने देखते हैं। अगली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, बौद्धिकीकरण या इसे प्रज्ञाकरण भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, दुश्चिंताजनक परिस्थिति से उत्पन्न संवेगों को दबाकर उसे तर्कपूर्ण व लाभ हानि के रूप में देखना, तर्कपूर्ण या लाभ हानि के रूप में वर्णित करना। ऐसी परिस्थिति जो हमारे लिए दुश्चिंताजनक है, उस परिस्थिति से जो उत्पन्न संवेग हैं, जो इमोशंस हैं, जो असली इमोशंस हैं, उनको हम दबा लेते हैं और उसके लाभ हानि के बारे में या लॉजिकली उसको सोचने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का या एक लड़की का अपने घर से कहीं दूर ट्रांसफर हो जाता है, तो वो घर से दूर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नौकरी अच्छी है और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो उसको जो अपने अंदर जो इमोशंस उत्पन्न हुए हैं उनको दबाकर वह यह कह सकता है कि नौकरी बहुत अच्छी है, प्रमोशन हुआ है, या वहां पर जाकर मुझे और बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, या वहां पर मुझे पैसों का लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा।
अगला है एक्टिंग आउट, अभिनय प्रदर्शन। अभिनय प्रदर्शन रक्षा युक्ति में क्या किया जाता है? अपने अस्वीकृत आवेगों को खुलकर प्रदर्शित किया जाता है। व्यक्ति उन्हें छुपाता या दबाता नहीं है, उनका खुलकर प्रदर्शन करता है। इसमें क्या है, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं या ड्रग एडिक्शन होता है, ये सारी चीजें एक्टिंग आउट में आती हैं। जो हमारे अंदर अस्वीकृत आवेग हैं, जो एंटी सोशल, जो हमारे अंदर जो द्वंद्व है या जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको हम दबाने की या छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं, ये खुलकर उनका प्रदर्शन करते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। इस रक्षा युक्ति में अपने अस्वीकृत आवेगों को अधिक सुरक्षित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। अपने अस्वीकृत आवेग यानी वो आवेग जिनको हम खुलकर प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं एक स्ट्रांग व्यक्ति के सामने, तो हम ऐसा लक्ष्य चुनते हैं कि जहां पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक व्यक्ति अपने बॉस से डांट खाने के बाद अपने नकारात्मक ऊर्जा को अपने कर्मचारियों पर, अधीनस्थ कर्मचारियों पर निकाल सकता है, अपने गुस्से को वहां पर प्रदर्शित कर सकता है। अब हम ने बताया कि अहम की रक्षा युक्तियों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे अचेतन स्तर पर इन रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरीका है जो दुश्चिंता को कम करके एक असुविधाजनक भावना से अहम को बचाता है। और फ्रायड ने यह भी बताया है कि जो रक्षा युक्तियां होती हैं उनको एक हद तक इस्तेमाल करना या उपयोग में लाना सही होता है, जिससे हम असुविधाजनक भावनाओं से बच सकते हैं। परंतु अधिक से अधिक रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करना मानसिक विकृतियों को बढ़ावा देना या मानसिक विकृतियों का लक्षण हो सकता है। धन्यवाद।